हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। तो बच्चों, शुरू करने वाले हैं आज नाभिक चैप्टर का अपना नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। पिछले वीडियो में भी हमने नाभिकीय संलयन की बात की और वहां हमने डिटेल में पढ़ा कि नाभिकीय संलयन होता क्या है, दो नाभिकों को कैसे संलयित किया जाता है या जोड़ा जाता है और उनको जोड़ने पे क्या क्या होता है। हमने देखा बच्चों पिछले वीडियो में कि जब दो नाभिकों को किसी भी तरीके से, हल्के नाभिकों को आपस में जोड़ दिया जाता है, उस घटना को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में बहुत बड़ी ऊर्जा की मात्रा निकल के बाहर आती है, जिसका अभी तक हम अच्छे से यूज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि प्राकृतिक परिस्थितियों में अच्छे तरीके से नाभिकीय संलयन कराना अभी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, जो हमारे पृथ्वी पे अच्छे तरीके से बिना परमाणु बम फोड़े उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इतना टेम्परेचर चाहिए जो कि सूर्य के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन। और उसी नाभिकीय संलयन की वजह से हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। धूप में आप बैठते हैं, वो कहाँ से आ रही है, सूर्य से। सूर्य भगवान के अंदर क्या हो रहा है भाई, नाभिकीय संलयन। तो आज हम बात करेंगे सूर्य के अंदर होने वाले नाभिकीय संलयन की, कैसे होता है वहां। जब वहां इतना टेम्परेचर है ही नहीं कि नाभिकीय संलयन हो पाए, तो वहां नाभिकीय संलयन हो कैसे रहा है, ये बात जानेंगे। और नाभिकीय संलयन में ऊर्जा क्यों निकलती है, ये भी हम बात लास्ट में वीडियो के देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया सूर्य के अंदर हो रही है, वो असल में है क्या, वहां उसके अंदर हो क्या रहा है। तो सभी हेडिंग लगाएंगे आप लोग। सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा का स्रोत मतलब जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है, सौर ऊर्जा, उसका स्रोत क्या है, वो ऊर्जा बन कहां से रही है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो बच्चों, इस चीज को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले ये जानें कि सूर्य बना किस तरीके से है, सूर्य के अंदर है क्या चीज। तो हमारा जो डेटा है हमारे पास, ये कहता है कि जो सूर्य है, सूर्य भगवान 90% हाइड्रोजन एवं हीलियम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। और बाकी जो 10% है, शेष 10% भी, 90% तो क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो 10% है बाकी बचा हुआ, शेष 10% भी कुछ हल्के तत्व एवं बहुत कम भारी तत्व उपस्थित हैं। सूर्य के अंदर बहुत कम उपस्थित है। तो हमने जानना कि सूर्य भाई ऐसे बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम 90%, बाकी शेष 10% में कुछ हल्के तत्व और कुछ भारी तत्व। भारी तत्व तो बहुत ही कम है बच्चों वहां, इसलिए वहां नाभिकीय विखंडन की घटना को बिल्कुल नकार दिया गया कि सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो उससे जो ऊर्जा निकलने वाली है वो बहुत कम है। ये जो ऊर्जा हमें मिल रही है, ये नाभिकीय विखंडन की वजह से नहीं है। सन 1939 में साइंटिस्ट आए, बैथे नाम के, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बैथे। इन्होंने कहा कि सूर्य के अंदर ना एक प्रकार की साइकिल चलती है, जिसके द्वारा हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है। अब आप कहोगे कि हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन कैसे हो रहा है, वहां तो इतना ताप ही नहीं है जितना संलयन के लिए चाहिए। वो हम बाद में बात करेंगे कि सूर्य के पास इतना ताप नहीं है कि संलयन हो सके, लेकिन फिर भी वहां संलयन हो रहा है, ये बात का डिस्कशन हमारा रहेगा। लेकिन अभी जानते हैं कि जो बैथे ने सन 1939 में ये बताया हमें कि सूर्य के अंदर एक विशेष प्रकार का साइकिल चलता है, जिसका नाम दिया उन्होंने, ध्यान से सुनना, क्या नाम दिया उसका उन्होंने, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल, कुछ किताबों में इसको खाली कार्बन साइकिल लिखते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल।
शॉर्ट में इसको अगर मैं लिखूं तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। क्या होता है बच्चों इसमें, इस पूरे साइकिल में बच्चों 4 हाइड्रोजन के नाभिक, सिंपल हाइड्रोजन 1H1, 4 हाइड्रोजन के नाभिक विभिन्न समीकरणों से, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक हीलियम के नाभिक का, एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। किस साइकिल में, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल में। नाम क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन संलयन किसका होगा, 4 हाइड्रोजन का। क्योंकि ये जो नाम इसलिए साइकिल दिया गया इसको कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि ये तीनों ही हेल्प करेंगे इन हाइड्रोजन के नाभिकों को संलयन करने में, इनको मिलाने में, इसलिए इसको कहा गया कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। अब आपने कहा क्या हुआ, फिर 4 हाइड्रोजन मिले तो एक हीलियम का नाभिक बना, इससे क्या हुआ। आपने बच्चों जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का, यहां लेते थे मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और यहां लेते थे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और वो ग्राफ आपने देखा था ध्यान से अगर, तो वो कुछ ऐसा था। ये होता था हाइड्रोजन यहां और ये था हीलियम। अगर हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बन जाए तो देखो बंधन ऊर्जा एकदम से कितनी बढ़ गई। यहां होती थी बंधन ऊर्जा 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये थी लगभग 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बहुत कम बंधन ऊर्जा वाले 4 हाइड्रोजन नाभिक जुड़ के एक बहुत बड़ी बंधन ऊर्जा के हीलियम नाभिक का निर्माण करेंगे। और बच्चों हम जानते हैं कि जब बंधन ऊर्जा बढ़ती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, नाभिक के अंदर से ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि जब नाभिक एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उनकी बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, और बंधन ऊर्जा के बढ़ने की वजह से वहां से बहुत ज्यादा ऊर्जा की मात्रा निकलेगी। चलिए अब इस पूरे साइकिल को, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल को डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या होगा वहां। फिर लास्ट में एक और साइकिल पढ़ेंगे हम जिसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो मैं यहां लिख देता हूं दोबारा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। बच्चों ये साइकिल 6 चरणों में होगी। इसमें हम आपको 6 रास्तों से गुजरना पड़ेगा तब ये साइकिल कंप्लीट होगी। क्या होगा इसमें, सबसे पहले यहां लिखता हूं मैं, हाइड्रोजन का एक नाभिक मिलेगा, मतलब 1H1 किससे मिलेगा, कार्बन से। कौन से कार्बन से, C612। अब आपको ये तो पता ही होंगे कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के नंबर। तो एक हाइड्रोजन का नाभिक कार्बन से मिलके बनाएगा नाइट्रोजन। 6 और 1 7, 12 और 1 13। और बच्चों इस प्रक्रिया में निकलेगी कुछ ऊर्जा। उस ऊर्जा की मात्रा को आप याद नहीं रखना, बाद में मैं बस सारा बता दूंगा कि कितनी ऊर्जा टोटल निकलेगी। किसके रूप में निकलती है, ये गामा किरणों के रूप में। क्या हुआ, ध्यान से सुनते जाना। एक हाइड्रोजन का नाभिक कार्बन के नाभिक से मिलेगा, वो दोनों का जुड़ना होगा और वो बनाएगा एक नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन, 7N13। बच्चों ये जो 7N13 है ना, मतलब नाइट्रोजन का ये समस्थानिक, ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी है। मतलब ये बन के ना इसी रूप में नहीं रह सकता, इसको टूटना पड़ेगा, ये अपना स्थायी रूप प्राप्त करना चाहेगा। क्या होगा दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है ये वापस से किस में पहुंचेगा, कार्बन में। ध्यान से सुनना, कार्बन में। कौन से कार्बन में, इस वाले कार्बन में। देखो यहाँ कार्बन 12 है लेकिन यहाँ कार्बन 13 है। कार्बन 12 ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो नाइट्रोजन बनाया वो बहुत ज्यादा स्थायी है, अस्थायी है, अपनी इसी अवस्था में नहीं रह सकता। वो क्या करेगा, अपने अंदर से बीटा डीके करेगा। अब शायद आपको, आपने अगर अब सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहा है तो आपने रेडियो एक्टिविता नहीं पढ़ी है बच्चों। रेडियो एक्टिविता में क्या होता है बच्चों, 2 तरीके के बीटा कण निकलते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। अभी आप ये समझें कि जब ये नंबर घटता है तो यहां आपको बीटा लिख लेना है,
रटना पड़ेगा ये थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ रखा है बीटा से। तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ कितना करना पड़ेगा, +1। 6 और 1 7, और ये 13 तो बराबर है, तो यहाँ लिखूंगा 0। इसको बोलते हैं बच्चों बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस अक्से। जब नाभिक के अंदर से ये चीज निकलती है बीटा प्लस, तो उसको बोलते हैं बीटा प्लस अक्से, और या इसी को बोलते हैं बच्चों पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। और इसको ऐसे भी लिखते हैं E+। थोड़ा सा ध्यान ये रखें, वैसे तो बहुत बड़ी चीज है ये, अलग से इसको पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो अभी टाइम वैसे भी कम है आपके पास, तो ये चीजें हम नहीं करेंगे। आप ध्यान रखें, जब भी बीटा प्लस अक्से होगा, साथ में एक न्यूट्रिनो पार्ट नाम का एक पार्टिकल निकलेगा। अब ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक टॉपिक है पूरा, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, अल्फा डीके। तो ये हम कभी अलग से जब टाइम लगेगा तब पढ़ेंगे। बस अभी रटना है आपको कि जब एक बीटा प्लस निकलता है तो साथ में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिनो। और साथ में निकलती है ऊर्जा, किस रूप में, गामा किरणों के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये जो बीटा प्लस है, या इसको पॉजिट्रॉन बोल लो, ये पॉजिट्रॉन अपने आसपास से कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा और दोनों मिलके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस घटना को बोलते हैं बच्चों युग्म विनाश। और युग्म विनाश की जब घटना होती है, आप अलग से पढ़ते तो पता चलता है आपको कि युग्म विनाश की घटना में एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, और साथ में निकलती है बहुत सारी ऊर्जा, किसके रूप में, 2 गामा कणों के रूप में या 2 गामा किरणों के रूप में। इस पूरी घटना को बोलते हैं बच्चों युग्म विनाश। जब एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर खत्म हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, युग्म विनाश। तो आपके 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। 2 स्टेप में क्या हुआ बच्चों, हमारा कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन मिलाया, जो कि अस्थाई है। ये अस्थाई नाइट्रोजन वापस किस में बदलेगा, कार्बन में। अब कार्बन जब बना तो यहां साथ में क्या निकला, एक पॉजिट्रॉन मतलब बीटा प्लस, और साथ में निकलता है न्यूट्रिनो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां कितने प्रोटॉन हैं, 7 प्रोटॉन, और कितने न्यूट्रॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन। यहां कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन, और यहां 13 में से 6 गई, यहां कितने न्यूट्रॉन है, 7। तो आप ध्यान देख दो अगर इधर, तो एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन कम होके एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, या ये कह लीजिए कि एक प्रोटॉन किस में बदल गया, न्यूट्रॉन में। 7 प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन किस में बदल गया, न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन रह गए 6 और न्यूट्रॉन बढ़ के हो गए 7। बच्चों जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदलता है तो साथ में निकलता है बीटा प्लस या पॉजिट्रॉन। अगर इसका उल्टा होता तो साथ में निकलता बीटा माइनस, मतलब अगर एक न्यूट्रॉन किस में बदल जाता, प्रोटॉन में, तो साथ में निकलता एक बीटा माइनस जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और साथ में निकलता एंटी न्यूट्रिनो। ये पूरी घटना ये अलग से टॉपिक है बच्चों। अभी तो आपको अगर नहीं आता है तो आपको रटना पड़ेगा, और मैं आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए ये कर रहा हूं कि यहां आप लिख ले कि ये 7 से 6 हो गया, तो यहाँ इसको 7 करने के लिए 6 + 1, और ये प्लस है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है या पॉजिट्रॉन है, या इसको बीटा प्लस, और बीटा प्लस के साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। ये दूसरी थी इसकी। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे रास्ते में क्या होगा, ये जो कार्बन 13 बना है C613, ये फिर एक हाइड्रोजन से मिलेगा। बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें 4 हाइड्रोजन मिलेंगे और एक हीलियम बनाएंगे। एक हाइड्रोजन तो मिल चुका, अब ये दूसरा हाइड्रोजन किसके साथ मिल रहा है, इस कार्बन 13 के। ये कार्बन 13 इससे मिलेगा तो बनेगा 6 और 1 7, 7 क्या होता है, नाइट्रोजन, और 13 और 1 14, ये हो गया नाइट्रोजन बनके तैयार। और साथ में निकलेगी गामा किरणों के रूप में ऊर्जा। ये थी भाई तीसरा स्टेप आपका। 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं, जिसमें आपको कौन मिल चुका है, हमें 7 नाइट्रोजन 14। ध्यान से देखो इसको, और इसको नोट कर लो जल्दी से आप। अब चौथे स्टेप में क्या होने वाला है बच्चों, दिखाई दे रहा है क्या ये, हाँ यहां लिख सकता हूं मैं एक और। चौथे स्टेप में क्या होगा बच्चों, 6 है टोटल, ये 7n14
N14 फिर से एक हाइड्रोजन को लेगा अपने साथ। देखो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, कितने मिलने हैं टोटल? 4। तो ये चौथा है। तो ये क्या करेगा, 7 और 1 8, और 8 होता है ऑक्सीजन, 14 और 1 15, यहां हुआ ये, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला किसमें बदल गया? ऑक्सीजन में। देखो कार्बन ये यहां यूज हो गया, नाइट्रोजन बना, नाइट्रोजन के साथ क्या बना जाए? ऑक्सीजन, इसलिए बोलते हैं इसको कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। घूम रहा है ना। तो ये बना ऑक्सीजन और साथ में निकलेगी फिर से ऊर्जा। ध्यान दो चौथे स्टेप में हम कहां तक पहुंच चुके हैं? ऑक्सीजन तक। अब मैं इसको उठा रहा हूं, पहले को आप नोट कर लेना। चलिए 5वें स्टेप में क्या होगा बच्चों? ये जो ऑक्सीजन 15 बना है, 8 ऑक्सीजन 15, ये फिर से बदलेगा नाइट्रोजन में। किसमें बदलेगा? नाइट्रोजन। अरे साइकिल भाई देखो, कार्बन नाइट्रोजन में बदला, नाइट्रोजन फिर कार्बन में बदला, कार्बन नाइट्रोजन में बदला, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन में बदला, ऑक्सीजन फिर से नाइट्रोजन में बदलेगा। इसलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? साइकिल बोल रहे हैं बार बार। तो अब ये जो बना, ये फिर से किसमें बदलने वाला है? नाइट्रोजन में। 7, ये रहेगा 15, और अब इसको 8 करने के लिए यहां आपको लिखना पड़ेगा +1, और ये बीटा 0। क्या बना? ये बना बीटा प्लस डीके, मतलब ये बना पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के साथ क्या निकलता है? न्यूट्रिनो, और साथ में निकलती है ऊर्जा। और बच्चों जब ये फिर से बनेगा, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, जिसको किससे डिनोट कर सकते हैं? E+ से। ये E+ फिर से, ये पॉजिट्रॉन फिर से एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेगा और युग्म विनाश की घटना करेगा, तो ये बनेगा गामा प्लस गामा। दोनों खत्म होंगे, साथ में निकलेगी ऊर्जा किसके रूप में? गामा किरणों के रूप में। ये 5वां स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। ये फिर से क्या है हमारा? युग्म विनाश। एक साइकिल में अब तक कितने बार युग्म विनाश हो चुका? 2 बार। बात करते हैं 6ठे नंबर की। अब ये जो 7N15 बना है, देखो कितने हाइड्रोजन यूज कर चुके हम? एक पहले किया था, दूसरा, तीसरा, और छठे में होगा लास्ट हाइड्रोजन। और बच्चों यहां से लास्ट स्टेप है ये दोनों मिलके एक हीलियम का नाभिक बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे वो जो सबसे शुरू में हाइड्रोजन के साथ लिया था, मतलब कार्बन। C6 12, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 12 और 4 16, 15 और 1 16। ध्यान से देखो, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 15 और 1 16, 12 और 4 16। और बच्चों बाद में हम घूम के कहां पहुंच चुके हैं? जहां से चले थे, जब हमने कार्बन की सहायता से क्या बनाया था? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हेल्प से क्या बना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बना है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हेल्प से बना है फिर से कार्बन। इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। क्या आपको बात समझ आई क्या ये? और बच्चों साथ में निकलती है ऊर्जा। अगर मैं कहूं ये 6 स्टेप पूरे हो चुके हैं, कि इन 6 को अगर मैं एक साथ इकट्ठा करके लिखूं तो हुआ क्या है बच्चों? हुआ कुछ नहीं है, 4 हाइड्रोजन मिले हैं 6 स्टेप में, 4 हाइड्रोजन मिले हैं, और 4 हाइड्रोजन ने मिलके क्या बनाया है? एक हीलियम 2He4। कितना? 2, एक हीलियम बनाया है, और साथ में बनाए हैं कितने बीटा? 2। एक बीटा ये और एक बीटा पहले बना था, तो ये बनेगा 2 बीटा। और जितने बीटा बनेंगे उतने ही बने हैं एंटी न्यूट्रिनो, मतलब 2 एंटी न्यूट्रिनो, और साथ में बनी है ऊर्जा की बहुत सारी मात्रा। कितनी मात्रा बनती है बच्चों? ये याद रख लेंगे आप, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थी बच्चों हमारी पूरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल, जो किसने बताया था? बैथे ने। बैथे ने कहा था कि ये हो रहा है वहां, ये है ऊर्जा का स्रोत। याद रखेंगे कि पूरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल कितने हिस्सों में चलेगी? 6 हिस्सों में चलेगी, और 6 हिस्सों में जो टोटल एनर्जी बनेगी 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी बच्चों। केवल 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलके किनकी सहायता से? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इतनी बड़ी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, केवल 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलके। अगर बच्चों मैं आपको बताऊं कि सूर्य के 1 ग्राम द्रव्यमान में, सूर्य के, यहां लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है क्या आपको? सूर्य के 1 ग्राम द्रव्यमान में 2 × 10⁻23, 2 ×
10 की घात 23 हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान लो सूर्य का, 1 ग्राम, उसमें इतने 10 की घात 23 हाइड्रोजन के नाभिक हैं और केवल 4 मिलके इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, 4। और ये तो देखो कितने हैं, 10 की घात 23, हजारों, लाखों, करोड़ों। तो इसका मतलब है सूर्य का 1 ग्राम द्रव्यमान भी हमको अपार ऊर्जा देने वाला है। ये थी बच्चों हमारी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इनको एक साथ लिखेंगे चारों इक्वेशन को, तो आपको ये मिलने वाली है, चारों को जोड़ के। हमने 6 स्टेप किए ना, 6 स्टेप को आप एक साथ लिखो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसका कोई फायदा तो है नहीं, बस बता दिया मैंने आपको कि 6 भाग में हमने 4 हाइड्रोजन मिला के 1 हीलियम बनाया है, साथ में बने हैं 2 पॉजिट्रॉन, साथ में बने हैं 2 न्यूट्रिनो और ऊर्जा निकले 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं इसके बाद बच्चों, जब बैथे ने ये बताया कि सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत ये है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम के बाद कुछ और वैज्ञानिकों ने ये कहा कि हो सकता है सूर्य के अंदर इस कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल के अलावा एक दूसरी साइकिल भी हो सकती है जिसकी संभावना ज्यादा है, जिसको बच्चों नाम दिया गया प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या है, सुनना ध्यान से। अब प्रोटॉन क्या होता है, इसे ही तो प्रोटॉन बोलते हैं बच्चों, 1H1 को ही तो क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या होता है पहले स्टेप में, ये 3 स्टेप में चलेगी। 3 स्टेप के पहले 2 स्टेप 2 बार होंगे और तीसरा 1 बार होगा, मतलब टोटल 5 बार में ही पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। पहले स्टेप में क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके, या एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से मिलके निर्माण करते हैं बच्चों 1s2 का। 1 + 1, देखो यहां कितने प्रोटॉन, 1, यहाँ कितने प्रोटॉन, 1, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ कितने प्रोटॉन, 1, और कितने न्यूट्रॉन, 1, 2 में से 1 गया, 1 न्यूट्रॉन, 1 में से 1 गया 0 न्यूट्रॉन, 1 में से 1 गया 0 न्यूट्रॉन। मतलब यहाँ 2 प्रोटॉन थे और यहाँ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब सिंपल है कि 1 प्रोटॉन किस में बदल गया, न्यूट्रॉन में। और बच्चों जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो साथ में बनता है बीटा प्लस, ये देख लो 1 और 1 2, और यहाँ 0, इसको ही तो क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन जब बनता है तो साथ में क्या निकलता है बच्चों, न्यूट्रिनो, और साथ में निकलती है ऊर्जा गामा किरणों के रूप में। अब बच्चों क्या होगा, ये सबको पता है कि जब ये पॉजिट्रॉन बनेगा, ये अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और युग्म विनाश की घटना को करेगा, और वहां बनेंगे 2 गामा किरणें, जो कि क्या है, ऊर्जा है। ये पहला स्टेप पूरा हो चुका, ये पहला स्टेप पूरा हो चुका। कुछ समझ आया क्या? देखो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की बोला, इसमें किसी और की जरूरत है ही नहीं, ना कार्बन की, ना नाइट्रोजन की, ना ऑक्सीजन की। इसमें कार्बन कार्बन अपने आप मिलकर सारी चीजें कर लेंगे, सॉरी 2 प्रोटॉन मिलकर अपने आप सारी चीजें कर लेंगे। 1 2 ने मिलकर क्या बनाया, 1s2। अब बच्चों ये जो 1s2 बना है, ये यहाँ ये फिर से एक प्रोटॉन लेगा, मतलब हाइड्रोजन लेगा 1s2 + 1h1, ये दोनों मिलकर बनाएंगे 2He3। देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1H2 जो यहां बना है और एक 1H1 वो अपने साथ लगा लेगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे 2He3, और साथ में निकलेगी ऊर्जा। अब बच्चों ये घटना 2 बार करा दो, मतलब 2 1s2 बनेंगे। ये घटना 2 बार कराओ। देखो मुझे चाहिए तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप जो है पहले लिख लेते हैं, फिर ज्यादा समझ आएगा। उसमें ये 2He3 एक और 2He3 से मिलेगा और बनाएगा 2He4। 2 और 2 4 होने चाहिए, यहाँ 2 हैं, साथ में बनेंगे 1H1 + 1H1। 2 3 4, 2 और 2 4,
4 5 6, 3 और 3 6, ये पूरा हो गया। अब ध्यान से सुनना, जब अगर हमें तीसरा स्टेप कराना है, तीसरी की प्रक्रिया करानी है, तो मुझे कितने 2He3 चाहिए? 2 2He3 2He3 मतलब 2 चाहिए। 2 के लिए ये घटना कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए, तभी तो 2He3 2 बनेंगे। और अगर ये 2 बार होनी है तो मुझे इसका मतलब है 1H2 भी 2 बार चाहिएगा। इसका मतलब ये घटना भी कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। मतलब पहला स्टेप 2 बार, दूसरा स्टेप 2 बार होगा, तब तीसरा स्टेप हो पाएगा, तब जाके बनेगा हमारा हीलियम। मतलब ये 2 बार, ये 2 बार और फिर ये बनेगा तब सिंगल। तो मतलब 2 2 4 और 1 5, 5 स्टेप ये पूरे हैं। देखने में तो 3 लग रहे हैं, लेकिन 5 बार में एक साइकिल पूरी होगी, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और बच्चों अगर मैं इसमें फिर से लिख के बताऊं आपको ऐसे ही, तो यहां भी वही काम होगा। देखो 4 हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 हीलियम बना, ये 1 पॉजिट्रॉन बना, कितनी बार? 2 बार, तो 2 पॉजिट्रॉन बन गए। 1 एंटी न्यूट्रिनो बना, 2 बार प्रक्रिया होगी तो 2 न्यूट्रिनो बनेंगे। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो नहीं, अगर मैंने बोला है। और साथ में ऊर्जा बनेगी इतनी ही जितनी किसमें बनी है? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। बच्चों किसी ने वहां जाके देखा थोड़ी है कि क्या हो रहा है, ये एक अंदाजा है, ये बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा होगा। तो दोनों ऊर्जा तो बराबर ही बनेगी, चाहे वो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की साइकिल हो, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो। तो यहाँ बच्चों हमने खत्म की अपनी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। फाइनल इसकी अगर आप एक ही लिखना चाहते हो तो ये है, लेकिन मैं वो कहूंगा कि आप इसको अच्छे से याद कर लें। और अगर आपको प्रोटॉन प्रोटॉन और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से एक याद करनी पड़े तो आप याद करना प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और कोई आपसे पूछ ले कि सूर्य के अंदर किसके होने की ज्यादा संभावना है, कौन सी साइकिल की, तो ये साइकिल है जिसकी ज्यादा संभावना है। जिनका ताप सूर्य से ज्यादा है वहां संभावना है जहां होने की कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल की, लेकिन सूर्य का जो तापमान है उस पर ज्यादा संभावना है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होने की। तो ये था हमारा सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत क्या है। वहां हो रहा है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां भारी नाभिक नहीं है। विखंडन के लिए क्या होना पड़ेगा? भारी नाभिक का टूटना पड़ेगा, वहां नहीं है भारी नाभिक। एक साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा था कि इसका कारण ये है सूर्य से ऊर्जा आने वाली, कि सूर्य लगातार सिकुड़ रहा है भाई, और जिस सिकुड़ने से उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कम हो रही है, और वो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसमें बदल रही है? ऊर्जा में। लेकिन बाद में जब बहुत सारी कैलकुलेशन की गई, बहुत सारे रिसर्च किए गए, तो ये पता चला कि इसके सूर्य के संकुचन से, सूर्य के सिकुड़ने से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उसकी मात्रा तो बहुत कम है, 1% से भी कम। जितनी ऊर्जा हमें मिल रही है उसका 1% हिस्सा भी संकुचन के कारण नहीं है। तो बच्चों ये थी हमारी कार्बन कार्बन साइकिल, इसको हटा रहा हूं। और लास्ट में चलते चलते हम बात करने वाले हैं कि सूर्य के अंदर इतना ताप ना होने के कारण भी, बावजूद भी ये घटना हो कैसे रही, नाभिकीय संलयन हो कैसे रहा है। बच्चों आपको पता है पिछले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात की थी कि अगर नाभिकीय संलयन आपको कराना है, 2 हाइड्रोजन के नाभिकों को जोड़ना है, सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो मुझे 3 गुना 10 की घात 9 केल्विन का तापमान चाहिए। इतना तापमान अगर दोगे तब 2 हाइड्रोजन के नाभिक मिल पाएंगे और तभी नाभिकीय संलयन हो पाएगा। लेकिन सूर्य का ताप तो बच्चों 1.5 गुना 10 की घात 7 केल्विन है, जो कि वहां के तापमान से जो हमें चाहिए, सूर्य का तापमान उस तापमान से जो हमें चाहिए लगभग 200 गुना कम है। तो भाई कैसे नाभिकीय संलयन हो गया? इसके लिए आपको 11th कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का क्या बोलेंगे हिंदी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गति सिद्धांत पे जाना पड़ेगा, जहां हम पढ़ते हैं मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। वेग वितरण नियम क्या कहता है? ये वेग वितरण नियम ज्यादा समझना नहीं, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं कि कैसे हो रहा है। सूर्य के अंदर ताप इतना नहीं है फिर भी कैसे संलयन हो पा रहे हैं वहां। तो बच्चों ये ग्राफ आता है ऐसा कुछ, यहां होता है वेग किसका? परमाणुओं का, या ये कह लो कि हमारी जो कण है, गैस के जो कण है, मॉलिक्यूल, कणों का वेग।
वेग से ही तो गतिज ऊर्जा बनेगी बच्चों। और यहाँ है, अगर मोटी मोटी बात करूं, वैसे तो बहुत सारा डीप में जाना पड़ेगा इसमें अगर हम डिटेल में पढ़ें इसको, लेकिन यहाँ है हमारे कणों की संख्या, कणों की संख्या। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है बच्चों कि अगर आप एक बर्तन लें गैस का जिसमें बहुत सारे कण हैं, तो इसके हर एक कण की, या ये कह लीजिए सभी कणों की चाल या वेग एक समान नहीं होगी। मान लीजिए आपने औसत निकाल के ये कहा कि हर एक कण की गतिज ऊर्जा 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये तो एक औसत है। जरूरी नहीं है कि सबकी ऊर्जा 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है इनमें से किसी कण की ऊर्जा 400 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और हो सकता है किसी की 0.01 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। मतलब मैक्सवेल का वेग वितरण नियम ये कहता है कि जब हम एक औसत निकाल के किसी गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बताते हैं तो जरूरी नहीं है सभी कणों की गतिज ऊर्जा उतनी ही हो। कुछ कण वहां ऐसे भी हैं जिनकी गतिज ऊर्जा जो हमने बाहर से बताई है उनसे बहुत ज्यादा है, जैसे ये बताई कितने 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और है कितने 400 में। लेकिन में उन कणों की संख्या बहुत कम है जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें तो उससे मतलब ही नहीं, हमें तो बस थोड़े से कण चाहिए, थोड़े से नाभिक चाहिए जिनकी ऊर्जा इतनी हो जिससे हम एक दूसरे से जुड़ जाएं। और बच्चों जैसे ही में 2 या 3 नाभिक जुड़ेंगे हीलियम के, उसके हाइड्रोजन के, नाभिक के संलयन की घटना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो अभिक्रिया अपने आप चलती जाएगी, अपने आप चलती जाएगी, उसको हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के अंदर इतना ताप न होने के बावजूद नाभिक के संलयन की घटना इसलिए हो पाती है क्योंकि इतने ताप पर भी, जितना ताप सूर्य का है, कुछ हीलियम के नाभिक, कुछ हाइड्रोजन के नाभिक इतनी ऊर्जा लेके रखते हैं कि वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इतने तापमान पर भी। अगर मैं ये कहूं कि बहुत सारे पर वहां नाभिक हैं हाइड्रोजन के, तो क्या सारे हाइड्रोजन के नाभिक इतने ताप पे संलयन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ही हाइड्रोजन नाभिक ऐसे हैं जो कर देंगे उस काम को, और एक बार संलयन की प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा नाभिक के संलयन का दूसरा वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा सूर्य के अंदर जो ऊर्जा हमें मिल रही है सूर्य से, उसका कारण क्या है। वहाँ 2 प्रकार की साइकिल हमने पढ़ी है। उम्मीद है आपने उसको समझ लिया होगा। अच्छे से उनको लिखना जो मैंने बोला, और फिर सबको जोड़ के देखना एक बार। तो हमने जो फाइनल यहाँ इक्वेशन लिखी थी कि 4 ही हाइड्रोजन बचेंगे, समीकरणों को जोड़ना तो आता होगा। इधर वाले हिस्सों को एक साथ जोड़ना, इधर वाले हिस्सों को एक साथ जोड़ना। काट फाट के बाद में आपको 4 हाइड्रोजन इधर मिलेंगे और इधर मिलेगा 1 हीलियम, मिलेंगे 2 बीटा और मिलेंगे 2 न्यूट्रिनो, और साथ में मिलेगी 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। तो बच्चों ये था हमारा पूरा नाभिक का चैप्टर। इसमें बस एक चीज रह जाती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर। तो उससे देखेंगे, आया कि आप पढ़ लेना, अगर मुझे उसके लिए वीडियो बनानी पड़ी तो मैं बना दूंगा, वरना तो ये चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहिए, धन्यवाद।